तो गाइस, आज मेरा फर्स्ट डे इस एग्रीकल्चर कॉलेज में। और आज मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं आप सभी को उसका आ, सारा नोट्स भेज दूँगा। आप नोट्स देख लीजिए, ये आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। मे भी आप, क्योंकि ये है एक प्रोजेक्ट है जो मशरूम का ऊपर किया जा रहा है। तो मैं जितना भी डेली सीखूँगा, रोज़ मेरा जो भी लर्निंग होगा, मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, सिखाता रहूँगा, ताकि आप भी इससे कुछ सीखें और डेफिनेटली खुद के लिए और अपने देश के लिए कुछ ज़रूर कर सके। आप देख सकते हैं, ये है यूनिवर्सिटी। आज मैं यहाँ सुबह 10 बजे से था, अभी 6 बज गया है। आज का पूरा दिन यही ख़त्म हो गया और ऐसा ही चलता रहेगा कुछ दिनों तक। देखते हैं और कब तक क्या क्या होता है। चलिए, तो आगे का आपको पढ़ाई आप पीडीएफ में देख लीजिए। थैंक यू। टोटल 5 टॉपिक्स था, जिसमें से सबसे पहले था स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशरूम, जो कि आपको मैं बताऊंगा आगे। उसके बाद सेकंड था ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। थर्ड था स्पॉन प्रोडक्शन ऑफ मशरूम, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद टिश्यू कल्चर ऑफ मशरूम एंड देन लास्ट बायोकेमिकल एनालिसिस। इन सभी 5 टॉपिक को मैं आपको बड़े शॉर्ट से समझा दूंगा और कुकिंग तरीका सिखाऊंगा, ताकि आप इसको याद रख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मशरूम। तो मशरूम्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर यूजेस, ग्रोथ स्टाइल्स एंड बायोलॉजिकल ट्रेट्स। ठीक है, तो मशरूम्स डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें से मेनली हम उन्हें उनका यूजेस का द्वारा, मतलब कहाँ कहाँ उसको यूज़ करते हैं, खाते हैं, लगाते हैं, मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं। उनका ग्रोथ कहाँ होता है, जंगल में होता है, फैक्ट्री में होता है, या कौन सा कोल्ड या हॉट क्लाइमेट में होता है, वेदर कैसा चाहिए, किस तरह का स्टाइल में ग्रोथ होता है, उसका स्टाइल कैसा होता है, उसका कलर क्या होता है, और उसका बायोलॉजिकल ट्रेट किस कैसा है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हेयर इज़ अ गाइड टू द मेन कैटेगरीज ऑफ मशरूम यू नीड टू स्टडी। तो हमें जनरली ये पता होना चाहिए कि मशरूम जनरली 4 तरह का होता है: एडिबल मशरूम, वाइल्ड मशरूम, मेडिसिनल मशरूम एंड टॉक्सिक एंड पॉइजनस मशरूम। ठीक है, तो हम लोग अभी सबसे पहले देखते हैं एडिबल मशरूम के बारे में। तो एडिबल मशरूम में होता है बटन मशरूम, जिसे मोस्ट कॉमन वेराइटी माना जाता है। इसका फ्लेवर जो मिल्ड होता है, और इसे जनरली सलाद या पिज़्ज़ास वगैरह में यूज़ किया जाता है। उसका बाद दूसरा है क्रीमिनी मशरूम, जनरली स्लाइटली ओल्डर देन बटन मशरूम। जो बटन मशरूम होता है, जो वाइट कलर का बटन मशरूम होता है, उससे ये क्रीमिनी मशरूम जस्ट थोड़ा सा बड़ा होता है। उसके बाद ये जो थर्ड देखते हैं पोर्टोबेलो, जो फुली ग्रोन क्रीमिनी मशरूम। जैसे कि जब क्रीमिनी मशरूम फुली ग्रो हो जाता है, तो वो पोर्टोबेलो जैसा दिखना शुरू होता है। मतलब पोर्टोबेलो उसी तरह दिखता है जैसे फुली क्रीमिनी मशरूम दिखता है। और इसका स्ट्रक्चर जो लार्ज मीटी मतलब बहुत ज़्यादा मीट होता है, बड़ा साइज होता है। उसके बाद ये बर्गर में जनरली यूज़ किया जाता है। उसके बाद साइटेक मशरूम, उसके बाद ऑयस्टर मशरूम। ये सभी मशरूम्स, वाइट बटन मशरूम हो गया, क्रीमिनी मशरूम हो गया, पोर्टोबेलो मशरूम हो गया, साइटेक मशरूम और ऑयस्टर मशरूम, ये सभी ईडेबल मशरूम में आता है। अभी वाइल्ड एंड गारमेंट मशरूम, ये वाइल्ड मशरूम्स जो है, इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, दाम बहुत अधिक होता है, और ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। जैसे कि ये मोरल हनीकॉम्ब अपीयरेंस, हाईली प्राइज बाय चेक, रिच एंड नटी फ्लेवर। ये जो मोरल मशरूम होता है, ये इसको पहचानना आसान होता है। ये अंदर से हॉलो होता है और इस तरह हनीकॉम्ब जैसे दिखता है, और ये जनरली पहाड़ों में, जंगलों में मिला जाता है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में इसको आप कई पारन डिस्ट्रिक्ट है क्या, याचुली, वहाँ इसे पाया मिला है। और भी जहाँ तहाँ अरुणाचल के दूसरे स्टेट्स में भी, दूसरे प्लेसेस डिस्ट्रिक्ट्स में भी जंगल के अंदर है, लोगों का कहना है। और इधर है सिंड्रेला, येलो, गोल्डन येलो कलर का होता है, फनल शेप होता है, और इसका फ्रूटी अरोमा मतलब इसका स्मेल जो फ्रूटी तरह होता है। और पोर्सोनी पोर्सोनी, ये थिक स्टेम विथ ब्राउन कैप होता है और स्ट्रॉन्ग वुडी फ्लेवर। इसका जो स्टेम जो होता है वो थिक होता है और ब्राउन कैप, इसका कैप जो ब्राउन कलर का होता है। ठीक है,
उसके बाद स्ट्रॉन्ग वुड्सी फ्लेवर, इसका फ्लेवर वुड्सी फ्लेवर होता है और कॉमनली इटालियन क्यूजिन में यूज़ किया जाता है, इटालियन सलाड्स वगैरह, ठीक है, क्यूजिन्स। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रूफल्स, ग्रोन अंडर नियर ट्रीज रूट। ये जनरली ट्रीज रूट के नीचे पाया जाता है ट्रूफल्स, और हाईली एक्सपेंसिव होता है, और ये इंटेंस एरोमेटिक सेंस, ये बहुत ज़्यादा दामी होता है। उसके बाद इसका एरोमेटिक बहुत हाई होता है, स्मेल बहुत हाई होता है, ठीक है। अब इसी के साथ हम पढ़ते हैं मेडिसिनल एंड फंक्शनल मशरूम्स, ठीक है। तो इधर लिखा हुआ है दिस आर यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स एंड सप्लीमेंट रेदर देन डायरेक्ट कुकिंग, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट कुकिंग के अलावा डायरेक्ट इसको क्या में मेडिसिनल यूज़ में यूज़ किया जाता है। तो हम देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है ऋषि मशरूम। ऋषि मशरूम क्या करता है, नोन एज द मशरूम ऑफ इमोर्टेलिटी, बिटर टेस्ट यूज फॉर इम्यून सिस्टम। जो ऋषि मशरूम होता है इसे जनरली इमोर्टिलिटी के लिए जाना जाता है, ऑल्सो नॉन एज इमोर्टिलिटी मशरूम। और इसका स्वाद बहुत बिटर या तीता होता है, और ये क्या सपोर्ट करता है, आपका इम्यून सिस्टम, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है, आपका बॉडी को बचाने वाला सिस्टम बीमारी से, उसको ग्रोथ करता है ये ऋषि मशरूम। उसके बाद है लायंस माने मशरूम। ये सेगी अपेरेंस होता है, स्टडीज फॉर ब्रेन हेल्थ एंड मेमोरी इम्प्रूवमेंट। ये जो देखने में भी थोड़ा ब्रेन की तरह ही दिखता है, थोड़ा लायन की तरह दिखता है, और इसका हेल्प क्या है, ये आपको मेमोरी इम्प्रूव करता है, ठीक है, लायंस माने मशरूम। उसके बाद आता है कार्डिसेप मशरूम। कार्डिसेप मशरूम जो पैरासाइटिक फंगस इन द वाइल्ड यूज बाय एथलीट्स टू बूस्ट एनर्जी लेवल। ये जो पैरासाइटिक फंगस है जो जंगल में मिलता है ना, और पैरासाइटिक फंगस तो समझते होंगे जो दूसरे के ऊपर जिंदा रहता है, ठीक है। उसके बाद यूज बाय एथलीट्स टू बूस्ट देयर एनर्जी लेवल। जो एथलीट्स होते हैं जैसे रनर हो गए, स्पिन रनर, मैराथन रनर, या फिर कुछ ऐसे एथलीट्स जो ग्राउंड में ऑन ग्राउंड खेलते हैं, वो अपना एनर्जी लेवल को, जैसे स्टेमिना हो गया, उनको ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, ज़्यादा फास्ट रन करना है, तो उसको लेवल को हाई करने के लिए ये कॉर्डिसेप मशरूम को यूज़ करते हैं। फोर्थ है चागा। चागा जो कहा होता है ग्रोस ऑन बीच ट्रीज, बिर्च BRICH, बिर्च ट्रीज जो होता है उसके ऊपर ये चागा मशरूम ग्रो किया जाता है, कहते हैं। उसके बाद लुक्स लाइक पम्प्ड चारकोल, बर्न मतलब काला वाला चारकोल, आप देखे ना, काला चारकोल की तरह दिखता है बर्न चारकोल, और ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत हाई लेवल में होता है चागा मशरूम में। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं टॉक्सिक एंड पॉइजनस मशरूम में। तो एक टॉक्सिक एंड पॉइजनस मशरूम, दिस कंटेन डेंजरस टॉक्सिन्स एंड मस्ट नेवर बी ईटन। तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ टॉक्सिक मशरूम्स भी होते हैं जिसे हमें नहीं खाना चाहिए। क्या क्या है उसमें, डेड कैप, इसको अमानिता फ्लोइडिस भी कहा जाता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ फटल मशरूम पॉइजनिंग ग्लोबली। जितने भी ग्लोबली मशरूम खा के लोगों का मौत होता है वो जनरली डेथ कैप से ही होता है, डेथ कैप मशरूम से ही होता है। उसके बाद है डिस्ट्रॉइंग एंजल। ये डिस्ट्रॉइंग एंजल मशरूम भी, ये क्या प्योर वाइट अपीयरेंस, इसका कलर पूरी तरह से वाइट होता है, और ये इसे अगर आप खा ले तो आपका किडनी या लीवर फेलियर हो सकता है। इसके बाद है फ्लाइंग एलर्जिक मशरूम, ठीक है। फ्लाइंग एलर्जिक मशरूम को अमानिता मुस्कारिया भी कहा जाता है। ये क्या के लिए फेमस रेड कैप विथ वाइट स्पॉट्स। इसका जो मशरूम का कैप होता है वो रेड कलर का आता है, और उस पर वाइट स्पॉट्स पाया जाता है, ठीक है। और ये हाईली टॉक्सिक होता है और हेलुसिनोजेनिक होता है, ठीक है। ये सब आपको कुछ याद रखना है। और यहाँ आप देख सकते हैं नीचे कुछ दिया हुआ है, की पार्ट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मशरूम्स। कैप्स होता है, गिल्स होता है, स्टेम्स होता है, माइसेलियम होता है, ये सभी चीज़ एक मशरूम का अंदर प्रेजेंट होता है।
अगर ये सभी है तो वो एक मशरूम है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अब इसी के साथ हम आगे दूसरा टॉपिक देखते हैं, ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन। ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन, रिमेंबर द एक्रोनिम PIFH। इसका फुल फॉर्म है प्रिपेयर, इनोकुलेट, फ्रूटिंग एंड हार्वेस्टिंग। प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है आपको? प्रिपेयर करना है आपको बेड, ठीक है, बेड प्रिपेयर करना है। तो उसको देखते हैं आप किस तरह से। मशरूम नीड्स ए क्लीन होम, ठीक है, मशरूम को एक क्लीन होम चाहिए होता है टू ग्रो, क्लीन होम एंड फूड टू ग्रो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सबस्ट्रेट लेना है, यूज ए स्ट्रॉ और सॉडस्ट एज देयर फूड रिसोर्सेज। आपको वो धान या पुहाल, इसका कोई आपको स्टेम्स को ले लेना है, लिप्स को ले लेना है, या फिर आपको ये जो तख्ता काटा जाता है तो उसका जो निकलता है उसको ले लेना है, जिसे सोडस भी कहा जाता है, भूसी भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको उसको बॉईल करना है 65 to 70 डिग्री सेल्सियस में 1 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद इसको क्यों किया जाता है? ताकि ये जो बेड बैक्टीरियाज को मार दे और इसमें गुड न्यूट्रिएंट्स जो है उसको रहने दे। उसके बाद आपको इसको पूरी तरह से ड्राई होने देना है, और उसके बाद ड्राई और ड्रेन होने देना है, ताकि जितना भी उसमें पानी है वो सब बाहर निकल जाए और वो कूल डाउन हो जाए। इसके बाद आपको इनोकुलेट करना है। इनोकुलेट मतलब प्लांट द सीड, स्पॉन्ज, जो मशरूम का जो सीड है उसको आपको साइंटिफिक तरीक़ा से मिला देना है, किसमें? जो आपने ये बेड तैयार किया था, स्ट्रॉ में या फिर स्पॉन्ज में, ठीक है। और स्ट्रॉस को स्पॉन्ज के साथ मिला देना है। इसमें क्या करना है कि आपको सबसे पहले उसको कूल होने देना है स्ट्रॉस को, उसके बाद मशरूम को उसमें मिला देना है, उसका उसको जेंटली मिक्स करना है और टाइटली उसको पैक कर देना है प्लास्टिक बैग्स के अंदर। उसके बाद आपको पोक करना है, जो आपने वो प्लास्टिक बैग लिया है उसमें आपको छोटे छोटे होल्स बना देने हैं, जहाँ से बाद में आपका मशरूम ग्रो होगा। थर्ड में आपको फ्रूटिंग, द वेकअप कॉल्स। फ्रूटिंग वो एक 2 स्टेज में डिवाइडेड है, एक इंक्यूबेट और एक इंड्यूस। इंक्यूबेट होता है जहाँ ये आपका मशरूम सोया रहता है, और इंड्यूस होता है जहाँ मशरूम आपका जाग जाता है। तो आपको जो आपने जो बैग में पैक किया था प्लास्टिक बैग में, उसको आपको एक डार्क वार्म रूम में रखना है, जिसका टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और उसके बाद जब वहाँ आप देखेंगे कि उसमें वाइट माइसेलियम, वाइट थ्रेड लाइक रूट्स निकलने लग गया पैकेज के अंदर, उसको माइसेलियम कहा जाता है। जैसे ही वो पूरी तरह से निकल गया तो आपको क्या करना है, आपको चेंज कर देना है, इंड्यूस करना है, और आपका प्लास्टिक बैग को एक अलग रूम में ले जाना है, जैसे ही वो पूरी तरह से वाइट कलर का हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक ऐसे रूम में जहाँ आपको इनडायरेक्ट लाइट मिले, फ्रेश एयर मिले, और ह्यूमिडिटी, वहाँ ह्यूमिडिटी मतलब मिस्ट और वाटर वहाँ अवेलेबल हो। तो आप देखेंगे कि टाइनी मशरूम्स जो आपने होल्ड किया था वहाँ से वो बाहर निकलने लगे, ठीक है, वहाँ से वो पॉप आउट करके बाहर निकलने लगते हैं। उसके बाद आपको हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्ट कब करना है? जब वो मशरूम जो बाहर निकले थे वो 3 से 5 दिन के हुए, तो आपको उसको निकाल। अब इसी के साथ हम पढ़ते हैं स्पॉन प्रोडक्शन ऑफ मशरूम, ठीक है। तो स्पॉन प्रोडक्शन ऑफ मशरूम आप देख सकते हैं, ये स्पॉन प्रोडक्शन को एक सिंपल मेमोरी हुक का द्वारा याद कर लेंगे, SSII, SSII, ठीक है। फर्स्ट एस का मतलब सोक एंड बॉयल, सेकेंड एस का मतलब स्टेरलाइज, थर्ड एस का मतलब इंक्यूलेट, इनोकुलेट, और फोर्थ का मतलब इंक्यूबेट, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट सोक एंड बॉयल। सोक एंड बॉयल में क्या होता है कि आपको जो आपने सीरियल्स या ग्रेन्स या मिलेट्स, जैसे कि मिलेट्स हो गया, सोरगुम हो गया, वीट हो गया, इसमें से आप जो भी लेते हैं, इनमें में से कोई भी एक ले सकते हैं। उसको लेने के बाद आपको उसको 12 to 24 आवर के लिए आपको क्या करना है, उससे 12 to 24 आवर के लिए आपको उसे पानी में मॉइस्चराइज करके रख देना है। उसके बाद आपको मॉइस्चराइज होने के बाद 15 to 20 मिनट्स के लिए उन्हें आपको बॉईल करना है। इसे बॉईल करना है कि वो सॉफ्ट हो जाए पर फटे ना, ठीक है। उसके बाद आपको ड्राई करना है और ड्रेन करना है उसका पूरी तरह वाटर से को, और इस तरह से करना है कि वो एक दूसरे से चिपके ना, ठीक है। ये होने के बाद आपको अभी
सेकेंड स्टेप करना है स्टेरिलाइज, ठीक है। फर्स्ट ए से सोक एंड बॉइल, सेकेंड ए से स्टेरिलाइज। स्टेरिलाइज में क्यों करते हैं, एक बैक्टीरिया को हम लोग किल करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्लास जार ले लेना है और उसमें आपको जो भी आपने ग्रेन प्रिपेयर किया है उसको उसमें भर देना है। भरने के बाद आपको उसे कुक करना है। कुक करना है कितने डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 90 मिनट के लिए 15 psi पे एक प्रेशर कुकर के अंदर या फिर ऑटोक्लेव के अंदर आपको कुक करना है। उसके बाद कुक होने के बाद उसको कम्प्लीटली कूल डाउन होने देना है और उसे रूम टेम्परेचर पे आने देना है, ठीक है। उसके बाद आपको इनोकुलेट करना है। इनोकुलेट का मतलब क्या होता है, दिस इज़ वेयर यू प्लांट द मशरूम टिश्यू इनटू द ग्रेन, दिस स्टेप मस्ट बी कम्प्लीटली स्टेराइल, ठीक है। तो ये वो इनोकुलेट का मतलब ही सिंपली आप समझ जाइए कि ग्रेन के साथ आपको मशरूम को मिलाना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, एक सबसे पहले आपका स्पेस होना है। स्पेस क्या होना है आपका, वो एक लेमिनर फ्लो हुड के अंदर को करना है ताकि वो बैक्टीरिया के कांटेक्ट में ना है आपका ग्रेन आपने जो भी प्रिपेयर किया, ठीक है। सेकंड, आपको फ्लेम यूज़ करना है। आपका जो भी स्क्रैपल्स है, स्कैपल्स यूज़ कर रहे हैं, सिरिंज यूज़ कर रहे हैं, उसको आपको पूरी तरह से रेड हॉट होने देना है। रेड हॉट होने के बाद उसको कम्प्लीटली कूल डाउन होने देना है। उसके बाद आपको उसकी मदद से आपको ये करना है, इंजेक्ट करना है। इंजेक्ट क्या करना है आपको, ये मशरूम जो आपने बनाया, जो अगर कल्चर में मशरूम को बनाया या फिर लिक्विड कल्चर में, आप जो भी इन दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों तरीके से आपने बनाया तो उसको आपको स्टेरलाइज्ड ग्रेन जार में, जो आपने यहाँ ग्रेन जार बनाया था, इस ग्रेन जार में आपको पुट कर देना है, ठीक है। उसका पुट करने के बाद आपको जेंटली सेक करना है। सेक क्यों किया जाता है, ताकि वो पूरी तरह से मिक्सअप हो जाए, ठीक है। आपको सेक करना है अच्छी तरह से उस कल्चर को। उसके बाद फोर्थ में होता है इंक्यूबेट। इंक्यूबेट में क्या होता है, आप देखेंगे कि आपको सबसे पहले उसे एक इन्वायरमेंट, एक डार्क रूम में रख देना है जिसका टेम्परेचर 23 to 25 डिग्री सेल्सियस होगा और वो एक वार्म स्पेस होगा, ठीक है। और उसी के साथ आप देखेंगे कि उसमें ग्रोथ हो रहा है। क्या ग्रोथ हो रहा है, वाइट रूट लाइक माइसेलियम्स। जो माइसेलियम्स जो होता है वो आपका देखेंगे कि आप वाइट कलर का ग्रो होने लग गया। जब वो पूरी तरह से 30% ग्रो हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको सेक करना है, ठीक है। उसको एक हार्ड सेक करना है, बहुत ज़ोर से सेक करना है ताकि वो ब्रेक हो जाए। जितना भी ग्रेन्स है ना, वो ब्रेक होने से क्या होगा, आपका जो स्पॉन प्रोडक्शन है वो प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है। लास्टली इसको पूरी तरह से कंप्लीट होने में होता है 2 to 3 वीक्स समय लेता है। और ये जो आपका देख सकते हैं कि वो ग्रेन जो आपने जिसमें आप मशरूम मिलाया था वो कम्प्लीटली स्पॉन्स में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये है। अब इसी के साथ हम देखते हैं हमारा टिश्यू कल्चर ऑफ मशरूम, ठीक है। टिश्यू कल्चर ऑफ मशरूम, इसमें क्या होता है कि आपको क्लोनिंग बनाया जाता है, ठीक है। आप किसी भी मशरूम का सेम टू सेम क्लोन बना सकते हैं, तो ये टिश्यू कल्चर में होता है। टिश्यू कल्चर जनरली हम लोग एक पेट्री डिश के अंदर करते हैं, ठीक है। उसमें अगर सॉल्यूशन मिला के पेट्री डिश के अंदर किया जाता है। और इसका आप देख सकते हैं शॉर्टकट है, आप याद रख सकते हैं शॉर्टकट के लिए SCIG, शिग ना, जिसमें S का मतलब होता है स्टेरिलाइज, C का मतलब होता है कट, I का मतलब होता है इनोकुलेट और G का मतलब होता है ग्रोथ, ठीक है। इस 4 चीज़ को आप याद रखना है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द 4 स्टेप एक्सप्लेन सिंपली, ठीक है। सबसे 1 स्टेरिलाइज। स्टेरिलाइज मतलब क्या है, क्लीन एवरीथिंग, राइट। तो आप कैसे क्लीन करेंगे, आप हर चीज़ वाइप करेंगे, ठीक है। आपका वर्क प्लेस को साफ़ करेंगे, हाथ साफ़ करेंगे, आपका जो भी टूल्स है उसको भी साफ़ करेंगे। कैसे साफ़ करेंगे, 70% एल्कोहल से, ठीक है। आपका गोल क्या होता है इसे साफ़ करने का, स्टेरिलाइज करने का, इसका सिर्फ एक गोल है कि जितना भी बैक्टीरियाज एंड मोल्ड्स है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है उसको हमें किल कर देना है, ठीक है। और इससे क्या होता है, ये मशरूम जो इन्फेक्टेड नहीं होता है और प्रॉपर ग्रो होता है। अभी आपको क्या करना है, आपको कट करना है। क्या कट करना है, मशरूम्स को कट करना है, ठीक है। क्यों कट करना है, उसका DNA के लिए, ठीक है। आपको क्योंकि DNA होगा तभी तो आप आगे मशरूम ग्रो कर पाएंगे, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, टीयर द मशरूम स्टेम्स, ठीक है। मशरूम स्टेम को आपको टीयर करना है, काटना नहीं है, ठीक है। आपको टीयर करना होता है। क्यों टीयर करते हैं,
और उसको ये भी जानना है कि आपको मिडिल से टीयर करना है और उसको काटना नहीं है, नाइफ़ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप नाइफ़ यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, वो आपका ये जो मशरूम है उसको वो गंदा कर सकता है, ठीक है, और उसका सरफेस को डर्टी कर सकता है और उसको बहुत कंटामिनेटेड बना सकता है। और हमें इस दौरान स्टेरलाइज कार्पल्स यूज़ करना है, ठीक है। स्टेरलाइज कार्पल्स यूज़ करने से आपको क्या होगा कि उसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं होगा, ठीक है। और जो आप पीस लेंगे वो पीस एब्सोल्यूट सेंटर ऑफ टॉन स्टेम, ठीक है, जो भी आपने मशरूम का स्टेम लिया है उसका एकदम सेंटर से आपको उसका फ्लैश को, उसका टुकड़ा को निकालना है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आप करेंगे इनोकुलेट। इनोकुलेट मतलब होता है प्लांट टिश्यू। तो आपको जो आपने टिश्यू लिया है, ड्रॉप दैट टाइनी पीस ऑफ इनर फ्लैश ऑनटू द पेट्री डिश फील्ड विथ अगर न्यूट्रिएंट्स जेली। आपको उस फ्लैश को अगर पेट्री डिश में डाल देना है, ठीक है, स्कार्पल्स का मदद से, और स्कार्पल्स भी पूरी तरह से स्टेरलाइज होना है, ठीक है। उसको पेट्री डिश में डालने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि पेट्री डिश के अंदर क्या होना है, न्यूट्रिएंट। क्या न्यूट्रिएंट? अगर जेली, ठीक है। अगर जेली होगा तभी वहाँ ग्रोथ होगा। उसके बाद आपको उस बॉक्स को पूरी तरह से टेप सील कर देना है, ठीक है। सील करने के बाद आपको वार्म रूम में 1 से 2 हफ्ते के लिए रख देना है। डार्क वार्म रूम याद रखना है, वहाँ रोशनी नहीं होगा पर वो गर्म होगा, ठीक है। उसमें आपको रख देना है उसे, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिन के अंदर माइसेलियम्स ग्रो होने लग गए, ठीक है। माइसेलियम और रूट लाइक थ्रेड जिसे माइसेलियम कहा जाता है वो ग्रो होने लग गया। और एक बार आपका अगर पूरी तरह से जेली जो वाइट कलर का हो गया, माइसेलियम से कवर हो गया, इसका मतलब क्या है कि आपका मास्टर क्लोन कल्चर तैयार है, ठीक है। आपका टिश्यू कल्चर कंप्लीट हो गया। और आपको 3 गोल्डन रूल्स दैट कभी आपको नहीं भूलना चाहिए। क्या क्या है? आपको मशरूम को टीयर करना है, ना कि काटना है, ठीक है। और आपको जितना भी आपका टूल्स यूज़ कर रहे हैं आप उसको रेड हॉट करना है, ठीक है। उससे आपका स्टेरलाइज होता है और बैक्टीरिया से बचता है। और आपको फूड में आपको अगर यूज़ करना है, अगर जेली, ठीक है। तो इसी के साथ टिश्यू कल्चर भी ख़त्म होता है। और आप देखते हैं बायोकेमिकल एनालिसिस। बायोकेमिकल एनालिसिस को आप सिंपली शॉर्टकट में याद रख सकते हैं टीम के नाम पे, TEAM, ठीक है। टीम टीम आप जब भी ये बायोकेमिकल्स एनालिसिस को सोचेंगे तो आपको याद रखना है टीम। इसमें क्या होता है, टी का मतलब होता है टारगेट। क्या टारगेट? व्हाट मॉलिक्यूल्स आर वी लुकिंग फॉर, हम क्या मॉलिक्यूल्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट, हम उस मॉलिक्यूल्स को कैसे निकालेंगे। और एम्पलीफाई, उस इनविजिबल मॉलिक्यूल्स को हम कैसे विजिबल बनाएंगे। इनविजिबल सेल्स है जो, उसको हम लोग कैसे विजिबल बनाएंगे, ठीक है। और मेजर्स, अब हम उसे किस तरह से क्या क्या करें कि हम उसको पढ़ सकते हैं और पता करें कि ये क्या प्रोटीन है, ठीक है। तो सबसे पहले टारगेट में आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जनरली 4 बिग को टारगेट करते हैं। वो 4 बिग क्या क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। प्रोटीन्स जो वर्कर होता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है फ्यूल, फ्यूल यानी ना, आप पता है फ्यूल क्या, गाड़ी में फ्यूल को डालते हैं चलाने के लिए, तो उसी तरह फ्यूल होता है फ्रूट, शुगर और स्टार्च। और लिपिड्स क्या होता है? वाल होता है। आपने देखा होगा हार्ट ब्लॉकेज होता है, क्यों होता है? फैट्स की वजह से, ऑयल्स की वजह से ना, और उसका मतलब है वहाँ लिपिड्स प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या है? ये ब्लूप्रिंट है आपका डीएनए और आरएनए का। आपका डीएनए और आरएनए यूज़ करके आपका न्यू क्लोन बनाया जा सकता है, राइट। तो ये न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है। तो आपको पता होना है कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इन चारों को टारगेट करते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद टारगेट करने के बाद दूसरा काम क्या होता है कि हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो हम उसे एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर निकालते हैं। उसको बाहर निकालने के लिए हमें कुछ प्रोसेस यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम लोग सेल्स को ले लेते हैं। सेल्स को लेने के बाद हम उसे क्या करते हैं, ओपन करते हैं। और उस ओपनिंग को कहते हैं क्रश या फिर लाइसिस, ठीक है। क्रशिंग करना है या फिर लाइसिस ना, साइंटिफिक तौर पे लाइसिस कहा जाता है। लाइसिस करने के बाद हम उसे एक सेंट्रीफ्यूज नाम का मशीन होता है, उसमें हम उसे बहुत फास्ट स्पिन कराते हैं। उस स्पिन करने से क्या होता है कि उसका जो हैवी पार्ट्स है वो सिंक हो जाता है, वो गायब हो जाता है। और जो हमें लिक्विड कंटेनिंग मटेरियल चाहिए था, जिसे हम टारगेट कर रहे थे, वो बाहर आ जाता है, ऊपर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो लिक्विड ऊपर आता है
हम क्या करते हैं, उसमें हम लोग केमिकल्स या फिर डाई मिलाते हैं। ठीक है, केमिकल्स और डाई मिलाते ही वो क्या हो जाता है कि वो इनविजिबल मशीन जो इनविजिबल पार्टिकल, इनविजिबल प्रोटीन जो विजिबल होने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए और इस प्रोसेस को कहा जाता है एम्पलीफाई, रिएक्ट, एम्पलीफाई और रिएक्ट। ठीक है, जिसमें हम लोग कलर चेंज को नोटिस करते हैं। इसको कैसे नोटिस करते हैं, फ्लूइड में हम लोग क्या मिला देते हैं, डाई या फिर केमिकल्स। अब मेजर्स हम उससे किस तरह से रीड करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक मशीन है जिसके ऊपर हम लोग अपना, मशीन का नाम है स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, उसके ऊपर अपना जो हमने सैंपल बनाया है उसको उसके ऊपर रखते हैं, और रखने के बाद उसके ऊपर से एक लाइट पास होने देते हैं। जहाँ डार्कर कलर है ज़्यादा ना, जब लाइट उसको पास नहीं कर पा रहा है और उधर डार्कर कलर फॉर्म हो रहा है उस मशीन पे, तो ये बता रहा होता है कि यहाँ में किस तरह का प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, और इससे मशीन को एग्जैक्टली मालूम हो जाता है कि हाउ मच ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज़ इनसाइड द सैंपल। ठीक है, मॉलिक्यूल का अंदर कितना सैंपल्स है, क्या सैंपल है, और किस तरह का हम लोग का टारगेटेड 4 बिग में से है। ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड, उधर से हमें पता चल जाता है। और हमें इस दौरान हमें इस 3 मोस्ट कॉमन टेस्ट का भी याद रखना चाहिए, जैसे कि इसमें क्या क्या है, पीसीआर क्या होता है, डीएनए टेस्ट होता है जिसमें फोटोकॉपिंग ए टाइनी स्नैप ऑफ डीएनए मिलियंस ऑफ टाइम्स अंटिल इट इज़ बिग इनफ टू सी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड होता है एलिसा प्रोटीन टेस्ट यूजिंग लॉक एंड की एंटीबॉडीज दैट ग्लो व्हेन दे अटैच टू ए स्पेसिफिक वायरस और हार्मोन्स। और फोर्थ है क्रोमेटोग्राफी, जिसमें होता है सेपरेशन टेस्ट। क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन टेस्ट किया जाता है, जिसमें पासिंग ए मिक्सचर थ्रू ए फिल्टर सो द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स रेस फॉरवर्ड एट डिफरेंट स्पीड सेपरेटिंग देम बाय स्विच। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट असल में तो मेरा 3rd डे है मशरूम प्रोजेक्ट का, लेकिन ये फर्स्ट डे है जो मुझे थियोरेटिकल काम करने को मिला। तो आज के लिए इतना ही, मैं अपने बाकी लेक्चर को नेक्स्ट में आपको बताऊंगा। अभी इसको नोट कर लीजिए, और कुछ कमेंट करना है, कुछ सजेशन देना है तो डेफिनेटली आप दे सकते हैं। थैंक यू।